पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे मिडिल ईस्ट को देख रही है। ईरान और इजराइल के बीच हाल की घटनाओं ने इस क्षेत्र को एक बड़े झगड़े के और करीब धकेल दिया है। यह कोई आसान झगड़ा नहीं है। यह इतिहास, राजनीति और ताकत का एक उलझा हुआ जाल है। अब हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के हॉल से लेकर बड़े शहरों की सड़कों तक। इस क्षेत्र में होने वाले झगड़ों पर दुनिया इतनी अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करती है? एक देश की मिलिट्री कार्रवाई की निंदा क्यों की जाती है, जबकि दूसरे की मिलिट्री कार्रवाई को अक्सर चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है या यहां तक कि सपोर्ट भी किया जाता है? ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन ये जरूरी सवाल है। हमें अभी के समय को समझने के लिए हालात को देखना होगा। हाल में जो बात बढ़ी वह दमिश्क, सीरिया में ईरान के एक डिप्लोमेटिक कंपाउंड पर इजराइल के हमले से शुरू हुई। यह एक बड़ी घटना थी। इंटरनेशनल लॉ के तहत डिप्लोमेटिक मिशनों को संप्रभु क्षेत्र माना जाता है। ईरान का जवाब, एक बड़ा लेकिन ज्यादातर रोक लिया गया ड्रोन और मिसाइल हमला, इजराइल की जमीन पर उसका पहला सीधा हमला था। फिर इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी हमले ने दांव को बहुत बढ़ा दिया है। यह हमें नियमों को देखने पर मजबूर करता है। क्या पुराने नियम शैडो वॉर्स और प्रॉक्सी झगड़ों के इस नए दौर में भी सही है? इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रतिक्रिया बंटी हुई है, जो गहरी दरारें दिखा रही है। ये हालात इंटरनेशनल रिलेशंस में दोहरे मापदंडों के बारे में एक जरूरी और, सच कहूं तो, अजीब बातचीत को बढ़ावा देता है। हमने पहले भी मिडिल ईस्ट में मिलिट्री इंटरवेंशन देखे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों ने इराक, सीरिया और यमन में कार्रवाई की है, अक्सर सुरक्षा या मानवीय चिंता के कारण बताते हुए। इन कार्रवाइयों पर बहस तो हुई, लेकिन उन्हें शायद ही कभी उतनी ही ग्लोबल जांच या एक साथ निंदा का सामना करना पड़ा जितना ईरान की किसी भी संभावित कार्रवाई को करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिएक्शन में यह अंतर मौजूदा बहस के केंद्र में है। यह दुनिया के कुछ हिस्सों में अन्याय की भावना को बढ़ावा देता है और शांतिपूर्ण समाधान की किसी भी कोशिश को मुश्किल बनाता है। इसलिए हमें मुश्किल सवाल पूछने होंगे। ग्लोबल पावर्स के कामों को कौन से सिद्धांत गाइड करते हैं? क्या वे सभी देशों पर एक जैसे लागू होते हैं? मौजूदा संकट सिर्फ ईरान और इजराइल के बारे में नहीं है। यह पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए एक टेस्ट है। यह यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के अधिकार को चुनौती देता है। यह हर देश को अपने गठबंधनों और अपनी फॉरेन पॉलिसी पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। हमें जो जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वे ग्लोबल सिक्योरिटी के फ्यूचर को आकार देंगे। एक बड़े युद्ध की छाया बड़ी है, और जो दोहरे मापदंड काम कर रहे हैं, उन्हें समझना उस खाई से दूर जाने का पहला कदम है। आज के संकट को समझने के लिए हमें पिछले 2 दशकों को देखना होगा। इस क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली नीतियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती रही हैं। उन्होंने अक्सर खतरों को रोकने पर ध्यान दिया है, जिनमें सबसे बड़ा खतरा ईरान और उसके प्रॉक्सी का नेटवर्क रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 2003 में इराक में एक गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसमें मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के बारे में चिंताएं बताई गईं, जो कभी नहीं मिले। इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इजराइल ने अपनी तरफ से पड़ोसी देशों जैसे सीरिया और लेबनान में कई मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाइयां इस क्षेत्र की सुरक्षा परिदृश्य की एक रेगुलर फीचर बन गई है। अन्य मिलिट्री कार्रवाइयों पर इंटरनेशनल रिएक्शन के बारे में सोचिए। अमेरिकी हमले सोमालिया और यमन में आतंकवादी समूहों के खिलाफ सालों से चल रहे हैं। सीरिया में इजरायली बमबारी अभियान अक्सर ईरानी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए आश्चर्यजनक नियमितता के साथ होते हैं। सूडान और लीबिया में भी कार्रवाई की गई। इनमें से ज्यादातर मामलों में इंटरनेशनल विरोध अपेक्षाकृत कम था। जस्टिफिकेशन अक्सर आतंकवाद विरोधी या प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस के इर्द गिर्द घूमते थे। इन जस्टिफिकेशनों को पश्चिमी शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया, जिससे सीमित डिप्लोमेटिक परिणाम हुए। सवाल अक्सर रणनीति के बारे में उठाए जाते थे, न कि कार्रवाई करने के मौलिक अधिकार के बारे में। इसने इंटरनेशनल अप्रूवल के लिए कम बार के साथ मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए एक मिसाल कायम की। मुख्य अंतर एक्टर्स की धारणा में निहित है। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की एकमात्र सुपर पावर के रूप में लंबे समय से एक ऐसी आजादी के साथ काम कर रहा है जो किसी अन्य देश को नहीं मिलती है। इसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत इसे नैरेटिव को आकार देने और अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए गठबंधन बनाने की अनुमति देती है। इजराइल इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सहयोगी इस जुड़ाव से लाभ उठाता है। इसे वॉशिंगटन से भारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है। यह समर्थन एक सुरक्षात्मक ढाल प्रदान करता है, खासकर यूनाइटेड नेशंस में, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ने इजरायली कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को रोकने के लिए अक्सर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है।
इस डायनामिक ने पीढ़ियों से मिडिल ईस्ट की राजनीति को परिभाषित किया है। अब ईरान के संबंध में स्थिति की तुलना करें। ईरान की किसी भी मिलिट्री कार्रवाई को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। इसे रक्षात्मक उपाय के रूप में नहीं, बल्कि एक दुष्ट राज्य से आक्रामकता के कार्य के रूप में देखा जाता है। दशकों की दुश्मनी, तेहरान से क्रांतिकारी बयानबाजी और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मन समूहों के लिए इसका समर्थन इस छवि को मजबूत कर चुके हैं। यही कारण है कि ईरान का इजराइल पर हालिया सीधा हमला, भले ही उसके दूतावास पर हुए हमले का जवाब था, ने इतनी चिंता पैदा की। ऐतिहासिक संदर्भ और स्थापित नैरेटिव का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा की गई कार्रवाइयों को अक्सर ईरान की कार्रवाइयों की तुलना में एक अलग मापदंड से आंका जाता है, जिससे अविश्वास और बढ़ोतरी का एक चक्र बनता है। इस पूरी डायनामिक में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका सेंट्रल है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल रिलेशनशिप को अक्सर एक स्पेशल रिलेशनशिप के तौर पर बताया जाता है, और यह अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के सबसे स्थायी पिलर्स में से एक है। यह सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। इसमें हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री एड शामिल है, जिससे इजराइल अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, अपने पड़ोसियों पर तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखता है। इस एड में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स के लिए फंडिंग शामिल है, जो हाल के ईरानी हमले को रोकने में क्रूशियल थे। यह गहरा मिलिट्री इंटीग्रेशन का मतलब है कि दोनों देशों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह अलायंस सीधे डिप्लोमेटिक अरेना तक फैला हुआ है, जो यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा साफ दिखता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी बॉडी है। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस अक्सर इसके 5 परमानेंट मेंबर्स के पास मौजूद वीटो पावर से बाधित होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी अन्य मेंबर से ज्यादा अपने वीटो का इस्तेमाल इजराइल को क्रिटिकल रेजोल्यूशन से बचाने के लिए किया है। गाजा में झगड़े पर हाल की बहसें एक साफ उदाहरण देती हैं। तुरंत सीज फायर की मांग करने वाले कई रेजोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया, जिसने तर्क दिया कि वे बैलेंस्ड नहीं थे या हमास की पर्याप्त निंदा नहीं करते थे, जिससे कई अन्य मेंबर स्टेट्स निराश हो गए। वीटो का यह इस्तेमाल डबल स्टैंडर्ड्स को साफ तौर पर उजागर करता है। जब एक परमानेंट मेंबर किसी सहयोगी की ओर से बहुमत की इच्छा को लगातार रोक सकता है, तो यह पूरी संस्था की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। कई देश, खासकर ग्लोबल साउथ में, इसे इस बात के सबूत के तौर पर देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को बराबर लागू नहीं किया जाता है। वे तर्क देते हैं कि इसी तरह की कार्रवाइयों के लिए अन्य देशों की निंदा करने वाले रेजोल्यूशन आसानी से पास हो जाते हैं, जबकि इजराइल को अनोखी सुरक्षा दी जाती है। यह धारणा नाराजगी को बढ़ाती है और झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए जरूरी ग्लोबल कंसेंसस बनाने में बहुत मुश्किल पैदा करती है। यूनाइटेड नेशंस जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक फोरम के बजाय जियोपॉलिटिकल थिएटर के लिए एक स्टेज बन जाता है। आखिरकार यह अमेरिकी नेतृत्व वाला दृष्टिकोण कुछ कार्रवाइयों के लिए एक परमिसिव एनवायरनमेंट बनाता है, जबकि दूसरों को सख्ती से मना करता है। इजराइल प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन लेने के लिए सशक्त महसूस करता है, जैसे कि दमिश्क में हमला, यह मानते हुए कि उसे वॉशिंगटन से डिप्लोमैटिक कवर मिलेगा। इसके उलट ईरान जानता है कि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया तेजी से और व्यापक इंटरनेशनल निंदा का सामना करेगी, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। ये इनबैलेंस स्थिरता को बढ़ावा नहीं देता है। इसके बजाय ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनाता है, जहां एक पक्ष को लगता है कि वह बिना किसी सजा के काम कर सकता है और दूसरे को लगता है कि उसे अपनी शक्ति का दावा करने के लिए एसिमेट्रिक या अनकन्वेंशनल तरीकों का सहारा लेना होगा, जिससे क्षेत्र एक खतरनाक रास्ते पर और आगे बढ़ रहा है। ईरान के साथ लंबे समय से चल रहे तनाव के केंद्र में उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। दशकों से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, एक आरोप जिसे तेहरान ने हमेशा नकारा है। इसे समझने के लिए हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी को देखना होगा। यह एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जहां परमाणु हथियार वाले देश उन्हें न लेने का वादा करते हैं और बदले में उन्हें शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का पीछा करने की अनुमति दी जाती है। ईरान एनपीटी का एक सिग्नेटरी है और जोर देकर कहता है कि उसका प्रोग्राम केवल सिविलियन उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इंटरनेशनल इंस्पेक्टरों ने कई बार बिना बताए न्यूक्लियर मटेरियल पाया है, जिससे गहरा संदेह पैदा हुआ है। 2015 में इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन ऑफ एक्शन या जेसीपीओए के नाम से जाना जाता है। ईरान न्यूक्लियर डील पर ईरान और विश्व शक्तियों के एक समूह के बीच बातचीत हुई थी,
जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था। इस डील के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को गंभीर रूप से सीमित करने और कठोर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। बदले में उस पर लगे कड़े इकोनॉमिक सैंक्शन हटा दिए गए। कुछ समय के लिए इंटरनेशनल इंस्पेक्टरों ने पुष्टि की कि ईरान अपने दायित्वों का पालन कर रहा था। इस डील को एक बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट के रूप में देखा गया था, जो युद्ध का सहारा लिए बिना मिडिल ईस्ट में एक नई परमाणु शक्ति को उभरने से रोकने का एक तरीका था। हालांकि 2018 में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप प्रशासन के तहत एक तरफा रूप से JCPOA से हट गया। वॉशिंगटन ने तेहरान पर अधिकतम दबाव डालने के उद्देश्य से कठोर सैंक्शन फिर से लगा दिए। इस फैसले को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दृढ़ता से समर्थन दिया, जो हमेशा इस डील के एक कड़े आलोचक रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह बहुत नरम थी और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम या उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को संबोधित नहीं करती थी। इस वापसी ने प्रभावी ढंग से डील को खत्म कर दिया, क्योंकि ईरान, जिसे अब वादे के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, ने धीरे धीरे उन परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करना और बढ़ाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले रोक दिया था। एक हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता के करीब पहुंच गया। यह हमें एक और स्पष्ट डबल स्टैंडर्ड पर लाता है। इजराइल के पास एक महत्वपूर्ण बिना घोषित परमाणु हथियार होने की व्यापक रूप से आशंका है। यह NPT का सिग्नेटरी नहीं है और इसने कभी भी आधिकारिक तौर पर इन हथियारों के होने की पुष्टि या इनकार नहीं किया है। एक नीति जिसे न्यूक्लियर एम्बिग्विटी के नाम से जाना जाता है। फिर भी इसे अपने प्रोग्राम को खत्म करने के लिए कोई इंटरनेशनल सैंक्शन या दबाव का सामना नहीं करना पड़ता है। आलोचक बताते हैं कि दुनिया का ध्यान लगभग पूरी तरह से ईरान को वह हासिल करने से रोकने पर है जो इजराइल के पास पहले से है। यह असमानता ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को कमजोर करती है और ईरान को एक शक्तिशाली तर्क देती है उसे उस मानक पर क्यों रखा जाना चाहिए जो एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पर नहीं है। इस झगड़े के दूरगामी असर मिडिल ईस्ट से भी कहीं ज्यादा अलायंस को फिर से आकार दे रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडिया को ही ले लीजिए। दशकों से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पर टिकी हुई थी। इसने बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बनाए रखे, फिलिस्तीनी कारण का सपोर्ट करते हुए इजराइल के साथ भी संबंध बनाए। हालांकि अब हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। मौजूदा सरकार के तहत इंडिया इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत करीब आ गया है। ये साझा सिक्योरिटी कंसर्न, खासकर काउंटर टेररिज्म के इर्द गिर्द और गहरी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की इच्छा से प्रेरित है। यह रिकैलिब्रेशन एक अधिक प्रैक्टिकल, इंटरेस्ट ड्रिवेन फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। यह बदलाव इंडिया की हाल की घटनाओं पर प्रतिक्रिया में साफ दिखा। सभी पक्षों से डी-एस्केलेशन की आधिकारिक मांग करते हुए नई दिल्ली का अंडरलाइंग टोन वेस्टर्न पोजीशन के साथ ज्यादा अलाइन हो गया है। यह इसकी ट्रेडिशनल स्टैंड से एक डिपार्चर है, जो किसी अन्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्री-एम्पटिव स्ट्राइक की ज्यादा क्रिटिकल रही होगी। यह बदलाव मिडिल ईस्ट के कुछ अरब देशों की प्रतिक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। UAE और सऊदी अरब जैसे देश सार्वजनिक रूप से सतर्क रहते हुए ईरान पर गहरा अविश्वास रखते हैं। इन खाड़ी मोनार्की और इजराइल के बीच एक शांत, इनफॉर्मल अलाइनमेंट उभरा है, जो ईरानी प्रभाव को रोकने के सामान्य लक्ष्य पर आधारित है। ये बदलता लैंडस्केप दुनिया के लिए एक क्रूशियल सवाल पैदा करता है। जैसे जैसे ट्रेडिशनल अलायंस टूटते हैं और नए बनते हैं, इन कॉम्प्लेक्स झगड़ों को कौन सुलझाएगा? पुराना ऑनर्डर, अमेरिकी शक्ति और एक स्पष्ट ईस्ट वेस्ट डिवाइड के दबदबे वाला अब एक अधिक मल्टीपोलर वर्ल्ड को रास्ता दे रहा है। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी शक्तियां अपने इंटरेस्ट्स का दावा कर रही हैं। वे अब वॉशिंगटन या मॉस्को की लीड को फॉलो करने को कम इच्छुक हैं। यह एक अधिक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन संभावित रूप से अधिक बैलेंस्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाता है। फिर भी यह अनिश्चितता भी लाता है, क्योंकि अब नियमों को लागू करने या शांति स्थापित करने के लिए कोई स्पष्ट आर्बिटर नहीं है। यह हमें एक अंतिम क्रिटिकल विचार पर लाता है। हमें यह पूछना होगा कि क्या यह बढ़ता झगड़ा वास्तव में इजराइल राज्य की सिक्योरिटी के बारे में है, या क्या यह तेजी से इसके नेता के पॉलिटिकल सर्वाइवल के बारे में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी डोमेस्टिक प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें चल रहे प्रोटेस्ट और करप्शन के आरोपों पर एक ट्रायल शामिल है। एक बड़ा झगड़ा राष्ट्र को उनके इर्द गिर्द इकट्ठा कर सकता है, एक क्लासिक पॉलिटिकल मैन्यूवर। क्या यह युद्ध एक नेशनल नेसेसिटी है, या यह एक घेराबंदी वाले नेता द्वारा एक पर्सनल गैम्बल है? ये वह सवाल है जिसका इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया भर के नागरिकों को अब सामना करना होगा।
जवाब यह तय करेगा कि क्षेत्र खाई से पीछे हटता है या एक विनाशकारी युद्ध में डूब जाता है।